डियर स्टूडेंट, मेरा नाम राबिया है। आज हम बायोलॉजी का चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोडाइवर्सिटी, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड कितना ज़्यादा वंडरफुल और हैरत अंगेज़ है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी इतनी ज़्यादा है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। जिन जगहों पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे ठंडा पानी, डेसिडुअस फॉरेस्ट, समुंदर, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट या फिर हॉट स्प्रिंग, ये सब हमें स्पीचलेस कर देते हैं। भागते हुए गधे की खूबसूरती, माइग्रेट करते हुए बर्ड्स, फूलों से भरी हुई वैली या अटैक करता हुआ शार्क, ये सब हमें देखकर एव या डीप वंडर फील होता है। पॉपुलेशन के मेंबर्स के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन होता है, कम्युनिटी के पॉपुलेशन के बीच जो इंटरेक्शन होता है, या फिर सेल के अंदर चलने वाली मॉलिक्यूलर एक्टिविटी, ये सब हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर लाइफ है क्या। इस सवाल के अंदर दो और सवाल छुपे होते हैं। पहला सवाल टेक्निकल होता है, लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या होता है, और दूसरा सवाल फिलॉसफिकल होता है, जैसे लाइफ का पर्पस क्या है। साइंटिस्ट होने के नाते हम फिलॉसफिकल सवाल का जवाब देने की कोशिश नहीं करते, हम सिर्फ ये समझने की कोशिश करते हैं कि लिविंग है क्या। उसके बाद एक्टिविटी 1.1 है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अगर हम अपने आसपास देखें तो आपको बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म नज़र आएंगे, जैसे पोटेड प्लांट्स, इंसेक्ट, बर्ड्स, पेट और दूसरे एनिमल्स और प्लांट। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते, लेकिन हर जगह मौजूद होते हैं। जैसे जैसे हम ऑब्जर्वेशन का एरिया बढ़ाते हैं, वैसे वैसे हम ऑर्गेनिज्म की रेंज और वैरायटी ज़्यादा दिखाई देने लगती है। मतलब जैसे जैसे हम ऑब्जर्वेशन बढ़ाते हैं, वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म की रेंज और वैरायटी ज़्यादा दिखाई देने लगती है। अगर हम डेंस फॉरेस्ट में विज़िट करें तो वहाँ हमें बहुत ज़्यादा टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। हर अलग टाइप के प्लांट, एनिमल या ऑर्गेनिज्म एक स्पीशी को रिप्रेजेंट करता है। अब तक जो स्पीशी आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब हो गई हैं, उनकी संख्या लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन के बीच है। इसी को बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है, यानी अर्थ पर मौजूद ऑर्गेनिज्म की संख्या और वैरायटी। हमें ये याद रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए एरिया एक्सप्लोर करते हैं और पुराने एरियाज़ को दोबारा स्टडी करते हैं, तो नए ऑर्गेनिज्म लगातार डिस्कवर होते रहते हैं। नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन। दुनिया में प्लांट्स और एनिमल्स के लोकल नेम जगह जगह अलग होते हैं। एक ही ऑर्गेनिज्म का नाम अलग अलग जगह पर अलग हो सकता है। अगर नेमिंग का कोई स्टैंडर्ड सिस्टम न होता तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता। इसलिए ज़रूरी हो गया कि ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम हो जो पूरी दुनिया में सेम रहे। इस प्रोसेस को नोमेनक्लेचर कहते हैं। नोमेनक्लेचर तभी पॉसिबल होता है जब ऑर्गेनिज्म को सही तरह से डिस्क्राइब और आइडेंटिफाई किया हो। इस प्रोसेस को आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। साइंटिस्ट ने मिलकर कुछ रूल बनाए जिनके थ्रू हर ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नाम दिया जाता है। जैसे प्लांट्स के लिए रूल बनाया ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, और ICZN बनाया एनिमल्स के लिए, जिसके अंदर आते हैं, जिसकी डेफिनेशन है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN। साइंटिफिक नेम ये इंश्योर करते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही नाम हो और वो नाम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ ना किया गया हो। उसके बाद आ गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बायोलॉजिस्ट साइंटिफिक नेम देने के लिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम फॉलो करते हैं। इस सिस्टम में हर ऑर्गेनिज्म का नाम 2 वर्ड्स का होता है। पहला वर्ड जीनस नेम होता है और दूसरा वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशी नेम होता है। ये सिस्टम कैरोलस लिनियस ने दिया था और आज पूरी दुनिया में यूज़ होता है। एग्जाम्पल के लिए मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। यहाँ मैंजीफेरा जीनस है और इंडिका स्पीशी है। कुछ इम्पोर्टेंट रूल ये हैं, जैसे बायोलॉजिकल नेम ज़्यादातर लैटिन लैंग्वेज में होते हैं। जीनस का पहला लेटर कैपिटल होता है। स्पीशी का जो लेटर होता है ये स्मॉल लेटर होता है
और हैंड रिटन दोनों वर्ड्स को अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है। कभी कभी साइंटिफिक नेम के बाद साइंटिस्ट का नाम भी लिखना होता है, जैसे मंजीफेरा इंडिका लीन। इसका मतलब है कि स्पीशी को पहली बार लिनियस ने डिस्क्राइब किया था। क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक साथ पढ़ना पॉसिबल नहीं है, इसलिए साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में डिवाइड किया। इस प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहते हैं। जो ग्रुप बनाए जाते हैं ये टैक्सा अलग अलग लेवल के हो सकते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, मैमल्स, डॉग, वीट वगैरह। इस पूरे प्रोसेस को टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी के मेन स्टेप होते हैं कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। ह्यूमन बीइंग शुरू से ही ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना चाहते थे, खासकर उनके यूज़ के लिए। इसलिए सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म के बेसिस पर की गई थी। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन की गई थी ये ऑर्गेनिज्म के बेसिस पर की गई थी, ठीक है। बाद में ऑर्गेनिज्म के बीच के रिलेशनशिप को स्टडी करने के सिस्टमेटिक का कॉन्सेप्ट आया। ऑर्गेनिज्म के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करने के लिए एक और कंसेप्ट आया जिसका नाम था सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक में ऑर्गेनिज्म को इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी ध्यान में रखा जाता है। सिस्टमेटिक में ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद एक्टिविटी 1.2 टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप नहीं होता, इसमें एक हायरार्की होती है जिसमें अलग अलग कैटेगरी होते हैं। इन कैटेगरी को टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहा जाता है और इनके अरेंजमेंट को टैक्सोनॉमिकल हायरार्की कहा जाता है। मेन कैटेगरी जो है वो ये हैं स्पीशी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फ्लाइम या डिवीज़न और किंगडम। सबसे पहली जो कैटेगरी है जिसमें है स्पीशी। स्पीशी टैक्सोनॉमी की सबसे छोटी यूनिट होती है। स्पीशी के मेंबर जो हैं उनमें बेसिक सिमिलरिटी ये होती है कि वो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। स्पीशी की एग्जांपल है मंजीफेरा इंडिका, सोलानम ट्यूबरसम, पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो लायन का नाम है, सोलानम ट्यूबरसम पोटैटो का नाम है, साइंटिफिक नेम है, और मंजीफेरा इंडिका मैंगो का नाम है। और ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस। उसके बाद है जीनस, क्लोजली रिलेटेड स्पीशी मिलकर जीनस बनती हैं। जैसे पोटैटो और ब्रिंजल अलग स्पीशी के होते हुए भी जीनस सोलानम में आते हैं। लायन, टाइगर और लेपर्ड जीनस पैंथेरा के मेंबर होते हैं। फैमिली, रिलेटेड जेनरा मिलकर फैमिली बनाते हैं। प्लांट में सोलानम, प्यूटेनिया और दतूरा फैमिली सोलानेसी में आते हैं। एनिमल्स में पैंथेरा और फिलस फैमिली फेलिडी में आते हैं। डॉग और कैट में कुछ सिमिलरिटी भी होती हैं, लेकिन इन दोनों को अलग अलग फैमिलीज में रखा जाता है। उसके बाद आ गया ऑर्डर। रिलेटेड फैमिली मिलकर ऑर्डर बनते हैं। जैसे ऑर्डर की एग्जांपल हैं फेलिडी और कैनिडी फैमिली ऑर्डर कार्निवोरा में आती हैं। उसके बाद है क्लास। रिलेटेड ऑर्डर मिलकर क्लास बनते हैं। जैसे ऑर्डर प्राइमेटा, कार्निवोरा दोनों क्लास मेमलिया में आते हैं। प्राइमेटा और कार्निवोरा दोनों क्या हैं, ऑर्डर हैं, जो कौन से क्लास में आते हैं, मेमलिया के अंदर। उसके बाद है फ्लाइम या डिवीज़न। एनिमल्स में रिलेटेड क्लास मिलकर फ्लाइम बनाती हैं। और फिश, जैसे फिशेज हो गया, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल, ये मिलकर फ्लाइम का डेटा बनाते हैं। प्लांट्स में इस लेवल को डिवीज़न कहा जाता है। उसके बाद आगे किंगडम, सबसे बड़ी कैटेगरी किंगडम होती है। एनिमल, सारे एनिमल जो हैं वो किंगडम एनिमलिया में आते हैं, और सारे प्लांट जो हैं वो किंगडम प्लांटी में आते हैं। जैसे हम स्पीशी से किंगडम की तरफ जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर कम होते जाते हैं और क्लासिफिकेशन कॉम्प्लेक्स होती जाती है, स्पीशी से किंगडम की तरफ जाते हैं, ठीक है। द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को आज पूरा डिटेल में समझा। अगले पॉडकास्ट में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।